हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज है 15th ऑफ अगस्त, इसलिए सबसे पहले तो विश यू अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। एंड जैसा आप लोग थंबनेल देखकर समझ गए होंगे, इस वीडियो में बेसिकली मैं 10 स्टॉक्स कवर करने वाला हूँ। बेसिकली उनके रिजल्ट्स कैसे रहे, एट द सेम टाइम ये 10 स्टॉक्स मैं अपने पोर्टफोलियो में होल्ड करता था, क्योंकि इन 10 स्टॉक्स को मैं रेगुलरली अपने चैनल पर डिस्कस करते रहा हूँ, मेम्बर्स के साथ डिस्कस भी करते रहा हूँ। एंड इन 10 स्टॉक्स में 4 लार्ज कैप स्टॉक्स हैं, 3 स्टॉक्स जो हैं वो कहीं ना कहीं मिड कैप हैं, क्योंकि उनका मार्केट कैप थोड़ा सा 10,000 करोड़ के ऊपर है। एंड लास्ट में 3 स्टॉक्स जो हैं वो स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं, बिलो 10,000 करोड़ के हैं। तो चलिए विदाउट मच एडो स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहला जो स्टॉक है वो है टाइटन। तो टाइटन के सबसे पहले रिजल्ट्स देखते हैं। रिजल्ट्स कहीं ना कहीं टाइटन के सुपर्ब रहे थे। अगर ईयर ऑन ईयर कंसिडर करते हैं तो 29% का ग्रोथ देखने को मिला था, इवन दो सेल्स जो है डिक्लाइन की क्वार्टर ऑन क्वार्टर। बट सबसे जो बड़ा टेक अवे था टाइटन के रिजल्ट्स में वो ये था कि इनके ऑपरेटिंग मार्जिन्स में अच्छा खासा इंप्रूवमेंट देखा गया। ऑपरेटिंग मार्जिन्स अगर आप देखेंगे तो 11% से ऑलमोस्ट 14% हो गई। एंड टाइटन जिस स्केल पे ऑपरेट करता है उस स्केल में अगर ऑपरेटिंग मार्जिन्स 11% से 14% हो रही है तो बहुत बड़ी बात है। इसलिए मार्केट्स ने भी कहीं ना कहीं रिजल्ट्स के बाद पॉजिटिवली रिएक्ट किया। एंड एक डिस्क्लोजर, टाइटन कहीं ना कहीं मेरे पोर्टफोलियो का सबसे बड़ा एलोकेशन था। एंड उसके बाद जो इनकी जो कॉन कॉल है उसमें मैंने जो पढ़ा है वो ये, एक तो ये जो 407 करोड़ का जो गेन मिला है वो वन टाइम था, क्योंकि कस्टम ड्यूटी हाइक कर दी गई थी। जैसा आपने जानते हैं कस्टम ड्यूटी गोल्ड एंड सिल्वर पे गवर्नमेंट ने फिर से हाइक कर दी थी लास्ट क्वार्टर में, जिसकी वजह से इनको गेन हुआ। बट वो फिर से रिकरिंग नहीं होगा। बट उसके बावजूद अगर वो 407 करोड़ को निकाल भी दें, उसके बावजूद भी ऑपरेटिंग मार्जिन्स में अच्छा खासा इंप्रूवमेंट देखा गया है। एंड मैनेजमेंट का कहना है मई में थोड़ी सी सॉफ्टनेस जरूर देखी गई गोल्ड की डिमांड में, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपील की थी कि गोल्ड हम लोग कम खरीदें एटलीस्ट फॉर अ ईयर। बट मैनेजमेंट का कहना है Q2 में कोई भी स्पिल ओवर नहीं होगा, तो होपफुली डिमांड जैसे नॉर्मली रहती है वैसे ही रहेगी। एंड Q2 अच्छा लग रहा है। एंड टेक्निकल्स की अगर बात करें तो टेक्निकली भी स्टॉक काफ़ी अच्छा लग रहा है, रेगुलर मोमेंटम में है। एंड यहाँ पे अगर आपने देखते हैं तो इसमें अच्छा खासा कंसोलिडेट किया, ऑलमोस्ट जैन 24 से लेकर यहाँ इसने दिसंबर 25 2 साल के लिए कंसोलिडेट किया अराउंड 4,000 के लेवल के आसपास, 3,900 के आसपास ब्रेकआउट देने की कोशिश की, 2 बार रिटेस्ट किया, फिर ऊपर गया, फिर से वापस ये 4,000 के आसपास आया। एंड उसके बाद से अच्छा मोमेंटम में है। एंड अभी अगर 9 EMA या मोस्ट ऑप्टिमम अगर कंसिडर करें तो 4,900 के आसपास यानी 15 EMA के आसपास आता है, तो आप इसको लॉन्ग टर्म में कंसिडर कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर ओन स्टडी। एंड लॉन्ग टर्म के लिए मुझे अभी भी ये स्टॉक अच्छा लगता है, डिस्पाइट बीइंग अ ह्यूज वेल्थ क्रिएटर इन द पास्ट। बिकॉज एक तो ऑर्गेनाइज्ड ज्वेलरी की तरफ मूवमेंट हो रहा है, इंडियंस जो है अब ऑर्गेनाइज्ड ज्वेलर्स की तरफ जा रहे हैं, तो तनिष्क इंडिया में अच्छा खासा मार्केट शेयर कैप्चर कर रहा है। एट द सेम टाइम जो इसकी जो ज्वेलरी, वॉचेस एंड परफ्यूम सेगमेंट है वो भी अच्छा कर रहा है। एंड टाइटन आईवेयर भी अच्छा कर रहा है। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा। अगेन ये वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक्स है, इसको मैं लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहा हूँ। मैं इसमें रेगुलर बाइंग एंड सेलिंग नहीं करता, क्योंकि लॉन्ग टर्म स्टॉक पोर्टफोलियो है जो मैं बिंदास होल्ड कर रहा हूँ, क्योंकि जो कंपनी का परफॉर्मेंस है वो फिनोमिनल रहता है ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर कंसिडर करें तो भी। ऐसे ही अगर रिजल्ट्स कंसिडर करते हैं तो सेल्स में अपने को 28% का ग्रोथ देखने को मिला ईयर ऑन ईयर। एंड नेट प्रॉफिट अगर कंसिडर करें तो भी ऑलमोस्ट 34% का जंप देखा गया। जैसा आपने जानते हैं SUV में महिंद्रा का कोई भी टक्कर नहीं है। एट द सेम टाइम EVs भी काफ़ी स्पीड से लॉन्च कर रहा है, और इसकी EVs को अच्छी डिमांड देखने को मिल रही है। इनफैक्ट मेरे आसपास में भी जो मेरे फ्रेंड्स रिलेटिव्स हैं वो भी धीरे धीरे ग्रेजुअली कंसिडर कर रहे हैं EV में शिफ्ट होने के लिए। ऑब्वियसली टाइम लगेगा, जो EV इंफ्रास्ट्रक्चर है, बेसिकली जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। बट क्योंकि पेट्रोल एंड डीजल के कॉस्ट इतने इंक्रीज़ हो रहे हैं, वैसे वैसे लोग वन टाइम कॉस्ट पे ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं कि एक बार EV में ले लें, बाद में ऑब्वियसली जो पर किलोमीटर रनिंग कॉस्ट है वो कम होगा। इवन दो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, बट कोई भी नई टेक्नोलॉजीज़ में इनिशियली एडॉप्शन में प्रॉब्लम्स आती हैं, बट लॉन्ग टर्म फ्यूचर कहीं ना कहीं EV का ही है। एंड महिंद्रा एंड महिंद्रा के पास कहीं ना कहीं फर्स्ट मूवर एडवांटेज है। एंड मैनेजमेंट के कॉन कॉल में मैनेजमेंट ने कहा कि अक्रॉस एवरी बिजनेस लाइन स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिला। कमोडिटी इन्फ्लेशन था, ग्लोबल वॉर बैकड्रॉप था, उसके बावजूद ग्रोथ अच्छा रहा। एंड मैनेजमेंट ने थोड़ा बहुत प्राइस इंक्रीजेस किया है, जो कमोडिटी प्राइस इन्फ्लेशन को ऑफसेट करने में हेल्प कर रहा है। एंड रेगुलरली इनफैक्ट 1-2 दिन पहले भी महिंद्रा ने स्कॉर्पियो पिकअप लॉन्च किया है। एट द सेम टाइम जो स्पोर्ट EV भी लॉन्च की है।
एंड जुलाई, अगर जुलाई के वॉल्यूम ग्रोथ नंबर्स को कंसिडर करें तो जुलाई में 26% का ग्रोथ देखने को मिला है, यानी जो Q2 की स्टार्टिंग है वो भी काफ़ी अच्छी हुई है। एंड टेक्निकल्स को अगर कंसिडर करते हैं तो इसने भी ऑब्वियसली बाकी स्टॉक्स की तरह इसने भी काफ़ी दिनों तक कंसोलिडेट किया। यहाँ इसने डबल बॉटम पैटर्न बनाया, फर्स्ट बॉटम सेकंड बॉटम, एंड यहाँ इसने ऑलमोस्ट 3300 के ऊपर ब्रेकआउट दिया है। एंड ये जो 3300, यहाँ मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, तो अब ऑलमोस्ट ये उस लाइन को फिर से रिटेस्ट कर रहा है एंड यहाँ पे काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है लॉन्ग टर्म में, लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए। ऑब्वियसली अगर ब्रेंट क्रूड ऑयल के प्राइसेस फिर से बढ़ते हैं तो थोड़ा बहुत नेगेटिव असर हो सकता है, बट ओवरऑल ऑटो इंडस्ट्री में फ़िलहाल ऐसे लग रहा है कि नेक्स्ट 6 मंथ्स 1 ईयर या 2 ईयर्स के लिए कोई भी डिमांड की शॉर्टेज नहीं होने वाली। हाँ, मैनेजमेंट ने कहा है कि क्योंकि लास्ट ईयर जब GST रिड्यूस हुआ था तो उसके बाद Q3 में सेल्स को जंप मिली थी, जिसके कारण Q3 का बेस इफेक्ट आएगा, बट देखते हैं। उसके बावजूद मुझे लगता है अच्छा ग्रोथ आएगा Q3 से भी, एंड Q2 में तो अच्छा ग्रोथ आना ही है, क्योंकि जो लास्ट ईयर Q2 था उसमें अपने को लो बेस का फ़ायदा मिल रहा है। उसके बाद जो थर्ड स्टॉक है वो है TVS मोटर्स। अगेन ये एक लार्ज कैप कंपनी है बट स्मॉल कैप कंपनी की तरह ग्रो कर रही है, इसीलिए कहीं ना कहीं मार्केट इसको हाई वैल्यूएशन दे रहा है। प्राइस अर्निंग्स रेशियो 59 के आसपास है। एंड अगर रिजल्ट्स कंसिडर करते हैं तो 33% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिला सेल्स में, एंड नेट प्रॉफिट तो ऑलमोस्ट 67% जंप किया है ईयर ऑन ईयर। मार्जिन्स भी अगर देखते हैं तो ऑब्वियसली कंपेरेबल है 15% से 14%, थोड़ा सा डिक्लाइन आया है क्योंकि जैसे अपने जानते हैं कमोडिटी प्राइसेस राइज किए हैं लास्ट क्वार्टर में। एंड महिंद्रा एंड महिंद्रा भी अफ्रीकन मार्केट को अच्छा खासा कैप्चर कर चुकी है। एट द सेम टाइम न्यू कंट्रीज़ में अपने न्यू व्हीकल्स लॉन्च कर रही है, जैसे फॉर एग्जांपल 1-2 दिन पहले ही इसने श्रीलंका में इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर लॉन्च किया है, इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च किया है। एंड Q1 में मैनेजमेंट ने कहा है 28% का वॉल्यूम ग्रोथ रहा था, एंड ओवरऑल अगर देखा जाए तो 38% की रेवेन्यू ग्रो की है, जिसका मतलब ये है कि प्राइस भी इंक्रीज हुए हैं। एंड कमोडिटी कॉस्ट जैसे जैसे जो हेडविंड थी वो नॉर्मलाइज होती है, वैसे वैसे मार्जिन्स फर्दर इंप्रूव हो सकती है आने वाले टाइम में। एंड मैनेजमेंट का कहना है एक्सपोर्ट्स जो है एज ऑफ नाउ 26% ऑफ टोटल टर्नओवर है, लेकिन वो ग्रेजुअल इंक्रीज होंगे जिससे मार्जिन्स में पॉजिटिव असर होगा। एंड जुलाई अगर नंबर को कंसिडर करते हैं तो 38% का वॉल्यूम ग्रोथ जुलाई में देखने को मिला है, यानी इसके भी जो Q2 की स्टार्टिंग है वो बहुत अच्छी हुई है। एंड देखते हैं अगस्त एंड सितंबर में कैसा परफॉर्मेंस रहता है। एंड इसके भी अगर चार्ट्स देखते हैं तो ऑब्वियसली काफ़ी दिनों तक ये डाउन था। इनफैक्ट यहाँ जब इसका ब्रेकआउट आया 4000 के आसपास, तब इसने ऑलमोस्ट 4300 तक तो अच्छा खासा जंप लगाया है। एंड अभी ये फिर से हल्का फुल्का करेक्शन में है। अगर 9 EMA के आसपास आता है दैट मीन्स अराउंड 4250 या 4200, तो आप इसको लॉन्ग टर्म में कंसिडर कर सकते हैं ऐड करने के लिए, क्योंकि स्टिल TVS मोटर्स डिस्पाइट बीइंग अ लार्ज कैप स्टॉक अच्छा खासा ग्रोथ दिखा रही है, अच्छा मोमेंटम मिल रहा है, एंड मैनेजमेंट भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, अग्रेसिव है, न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रही है, न्यू कंट्रीज़ को टारगेट कर रही है, तो ग्रोथ ऐसा समझ में आ रहा है कि आने वाले टाइम में भी रहेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट लार्ज कैप स्टॉक है वो है पॉलीकैब। पॉलीकैब में भी रेगुलरली ग्रोथ देखने को मिलता है। इनफैक्ट वन ऑफ द मोस्ट कंसिस्टेंट कंपनीज रही है। एंड वायर्स एंड केबल्स में जैसा आपने जानते हैं स्ट्रक्चरल टेलविंड्स हैं, चाहे वो डेटा सेंटर्स को लेकर ले लो, या जो इंडिया में इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है, या फिर जो अभी रिन्यूएबल पावर बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिसको ट्रांसमिट करने के लिए अपने को न्यू ग्रिड लाइन्स चाहिए, जिसके कारण वायर्स एंड केबल्स में अच्छी खासी डिमांड रहने वाली है आने वाले टाइम में भी। एंड पॉलीकैब ऑब्वियसली अच्छा खासा मार्केट कैप्चर करेगा आने वाले टाइम में भी। वैल्यूएशन डेफिनेटली ऑन द हायर साइड रहती है एनी टाइम, क्योंकि रेगुलरली कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, ब्रांड नेम भी क्रिएट किया है कंपनी ने। एंड सेल्स अगर कंसिडर करते हैं तो 39% का ग्रोथ आया है ईयर ऑन ईयर। एंड ये अगर प्रॉफिट कंसिडर करते हैं तो 32% का ग्रोथ आया है ईयर ऑन ईयर। मार्जिन हल्की फुल्की डिक्लाइन हुई है, क्योंकि वायर्स एंड केबल्स इंडस्ट्री में भी अपने को फॉर एग्जांपल एल्युमिनियम, कॉपर, इन सब के जो प्राइसेस हैं वो इंक्रीज रहे हैं, जिसके कारण मार्जिन्स पे असर जरूर पड़ा है। मैनेजमेंट ने कहा है जो वॉल्यूम ग्रोथ रहा क्वार्टर 1 में वो लो टू मिड सिंगल डिजिट रहा, क्योंकि जो हाई बेस इफेक्ट था Q1 FY26 में 26% का वॉल्यूम ग्रोथ आया था, जिसके कारण जो हाई बेस इफेक्ट के कारण इस बार वॉल्यूम इफेक्ट लो टू मिड सिंगल डिजिट्स में ही रहा है, लेकिन लगता है प्राइस इंक्रीज अच्छे खासे हुए हैं, जिसके कारण रेवेन्यू ग्रोथ अच्छा खासा आया है। एट द सेम टाइम इंटरनेशनल बिजनेस भी डिक्लाइन हुआ है ईयर ऑन ईयर बिकॉज ऑफ जियोपॉलिटिकल कंडीशंस।
बट सबसे ज़्यादा जो पॉजिटिव असर रहा वो ये FMEG जो सेगमेंट है, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉनिक गुड्स या फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिक गुड्स, वो 71% ग्रो किया है ईयर ऑन ईयर। एंड उसमें जो सोलर रिलेटेड गुड्स हैं, सोलर इन्वर्टर है, उसमें अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला है। मैनेजमेंट ने कहा है कि जो डेटा सेंटर लेकर स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी है लॉन्ग टर्म के लिए, बट ऑब्वियसली वो कब कैसे मटेरियलाइज होगी वो कहा नहीं जा सकता। बट लॉन्ग टर्म के लिए मैनेजमेंट काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक है बिग डेटा सेंटर अपॉर्चुनिटी को लेकर। एंड मैनेजमेंट का गाइडेंस जो है वो ये है कि जो भी इंडस्ट्री में वॉल्यूम ग्रोथ आएगा, मैनेजमेंट उसका 1.5x to 2x अचीव कर लेगी। एंड पॉलीकैब के भी अगर चार्ट्स को देखते हैं तो यहाँ इसने ऑलमोस्ट 10,000 के आसपास टॉप बनाया, वहाँ से ऑलमोस्ट 10-12% का करेक्शन आया, 8800 के आसपास गया एंड फिर से अब ये रिकवर कर रहा है। तो इसको लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली ऐड किया जा सकता है। यहाँ पर भी ऑब्वियसली मार्केट रिस्क तो किसी भी स्टॉक में किसी भी प्राइस पे रहता है, बट अदरवाइज लुकिंग गुड टू ऐड नाउ। अब आते हैं मिड कैप्स के ऊपर। एंड मिड कैप्स के ऊपर आने से पहले सबसे पहले अपील है, अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि काफ़ी लोग सब्सक्राइब नहीं करते, जिसके कारण डीमोटिवेशन होते हैं, रेगुलर वीडियोस बनाने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि व्यूज़ से कोई पैसे नहीं आते, यूट्यूब से चिल्लर आती है जिसका कोई वैल्यू नहीं है। तो चलिए, फिफ्थ स्टॉक जो है वो है सिरमा। इनफैक्ट वन ऑफ दी ओनली EMS कंपनीज जो मैं होल्ड करता हूँ। बाकी अच्छी कंपनीज हैं, मैं ये डिनाई नहीं कर रहा, बट मेरा इसमें ही एलोकेशन अच्छा है। ऑलमोस्ट 2000 शेयर्स हैं। इनफैक्ट एक समय मेरे पास 4000 शेयर्स थे, मैंने 2000 में प्रॉफिट बुक कर लिया, मेंबर्स को इन्फॉर्म कर दिया था मैंने जब प्रॉफिट बुक किया। बट 2000 शेयर्स में लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहा हूँ एंड इसके भी रिजल्ट्स फिनोमिनल रहे। अगर आप देखते हैं 68% का ग्रोथ रहा ईयर ऑन ईयर। नेट प्रॉफिट भी ऑलमोस्ट, इनफैक्ट नेट प्रॉफिट तो डबल हो चुका है ईयर ऑन ईयर, 50 करोड़ से 106 करोड़ हो गया है। तो सिरमा भी डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप बाय ऑन डिप्स भी कर सकते हैं। एंड जो FY 27 की जो गाइडेंस है वो जो मैनेजमेंट ने पहले ही दे दी थी, वो थी 35% की रेवेन्यू ग्रोथ की। बट मैनेजमेंट का कहना है कि चांसेस काफ़ी हाई हैं, इस गाइडेंस को हम लोग एक्सीड कर लेंगे। एंड टेक्निकल्स भी देखते हैं तो काफ़ी स्ट्रांग लग रहा है। अगर इस ट्रेंड लाइन के आसपास भी अगर फॉर एग्जांपल आता है किसी भी वजह से, मे बी मार्केट कंडीशंस की वजह से, मे बी 1400 के आसपास, तो आप डेफिनेटली इसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो एक्सट्रीमली फेवरेबल हो जाएगा। नहीं तो आप करंट लेवल से भी ग्रेजुअली ऐड करके चल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है प्रीवी स्पेशलिटी। इस स्टॉक में भी मेरा अच्छा खासा एलोकेशन था एंड इसके रिजल्ट्स अगर देखते हैं तो रिजल्ट्स में कहीं ना कहीं हल्का फुल्का डिसअपॉइंटमेंट था। इवन दो ओवरऑल रिजल्ट्स उतने ख़राब नहीं थे, बट हल्का फुल्का डिसअपॉइंटमेंट जरूर था। अगर रेवेन्यूज़ देखते हैं तो 19% का ग्रोथ आया ईयर ऑन ईयर, बट जो डिसअपॉइंटमेंट रहा वो इस मार्जिन में रहा। इसमें भी लास्ट ईयर जो मार्जिन थी तो 24% थी, सिक्वेंशली अगर देखें तो 25% से 23% मार्जिन हो गए हैं। इसी वजह से जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो उतना ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं किया है। लेकिन मैनेजमेंट का कहना है कि जो लास्ट ईयर था वो रॉ मटेरियल्स एक्सट्रीमली फेवरेबल लो कॉस्ट पे थे, जिसके कारण लो बेस इफेक्ट मिल रहा था। मतलब रॉ मटेरियल के कॉस्ट बहुत ज़्यादा कम थे लास्ट ईयर Q1 FY 26 में, जिसके कारण ऑपरेटिंग मार्जिन्स काफ़ी हाई थे एंड वो सस्टेनेबल नहीं थे। बट मार्केट्स ने कहीं ना कहीं रिजल्ट्स आने के बाद थोड़ा बहुत नेगेटिवली ही रिएक्ट किया है, इवन दो उतना ज़्यादा नेगेटिव असर नहीं रहा है। एंड अब मैनेजमेंट का कहना है कि जो कैपेसिटी एक्सपेंशन था, फॉर एग्जांपल 48,000 मेट्रिक टन से 54,000 मेट्रिक टन फेज़ 1, वो भी डिले हुआ है हल्का सा, जून 26 से सितंबर 26 हो गया है। एंड फेज़ 2 जो कंप्लीट होने वाला था वो भी थोड़ा एक्सटेंड हो गया है, वो अब सितंबर 27 तक कंप्लीट होगा। 54,000 मेट्रिक टन से 66,000 मेट्रिक टन जो कंपनी कैपेसिटी एक्सपैंड कर रही है। बट मैनेजमेंट का कहना है जो 5K 1K विजन है, यानी 5,000 करोड़ की रेवेन्यूज़ एंड 1,000 करोड़ का इबिट्टा, वो 3 to 4 ईयर्स में मैनेजमेंट अचीव कर लेगी। अगर FY 26 को देखते हैं तो 2500 करोड़ के आसपास की रेवेन्यूज़ रही थी, यानी 3 to 4 ईयर्स में मैनेजमेंट रेवेन्यूज़ डबल करने की बात कर रही है। इवन दो इबिट्टा जो है वो 650 करोड़ से 1,000 करोड़ की ही बात कर रही है। तो यहाँ अगर मार्जिन इंप्रूवमेंट होता है तो कहीं ना कहीं मे बी 1,000 करोड़ से ऊपर भी, या मार्जिन अगर मेंटेन होती है तो इबिट्टा 1,000 करोड़ से अपने ज़्यादा देख सकते हैं अगर सेल्स डबल होती है 3 to 4 ईयर्स में। बट क्योंकि ऑब्वियसली एक दो नेगेटिव्स डेफिनेटली हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन डिक्लाइन हुए हैं, एट द सेम टाइम कैपेसिटी एक्सपेंशन जो प्लान था वो थोड़ा बहुत डिले हुआ है। इस वजह से मैंने तो प्रॉफिट बुक कर लिया था, बट ऑब्वियसली मेरे रडार में है
मैं इसको अगर सही प्राइस पे आएगा तो मैं भी फिर से कंसिडर करूँगा, बट एज ऑफ नाउ मैं इसको होल्ड नहीं करता। मैंने मेंबर्स को तुरंत इन्फॉर्म कर दिया था जब मैंने ये स्टॉक सेल किया। लॉन्ग टर्म गाइडेंस अभी भी 20% CAGR की है इन रेवेन्यूज़। वैल्यूएशन की अगर बात करें तो वैल्यूएशन चीप भी नहीं है बट एक्सपेंसिव भी नहीं है, 38.9 के आसपास है, एंड रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस 20% की है, तो अराउंड पेग रेशियो जो आता है वो 2 के आसपास आता है, तो नॉट वेरी एक्सपेंसिव। एंड उसके पास एट द सेम टाइम कुछ कैपेबिलिटीज़ हैं जो वन ऑफ द वेरी फ्यू कंपनीज है ग्लोबली जिनके पास हैं। एंड टेक्निकल्स अगर देखते हैं तो ऑब्वियसली जैसा आपने राउंडिंग टॉप पैटर्न बनाया रिजल्ट्स के बाद, राउंडिंग टॉप पैटर्न बना के अब ये फॉल कर रहा है। अगर 3400 के आसपास आता है तो आप डेफिनेटली इसको कंसिडर कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो के लिए बेस्ड ऑन योर ओन स्टडी। उसके बाद जो नंबर 7 स्टॉक है वो है कार्ट्रेड। कार्ट्रेड के रिजल्ट्स भी अच्छे रहे, इवन दो फिनोमिनल नहीं रहे बट ओवरऑल रीजनेबल रहे। 16% का ग्रोथ देखने को मिला ईयर ऑन ईयर सेल्स में, एंड नेट प्रॉफिट अगर कंसिडर करते हैं तो 24% का ग्रोथ देखने को मिला ईयर ऑन ईयर। बट ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो मार्जिन्स है वो ईयर ऑन ईयर तो अपने को ग्रोथ देखने को मिला 25% से 31% हुआ, लेकिन सीक्वेंशियली यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर 35% से 31% डिक्लाइन हुआ है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स, जिसके कारण मैंने पर्सनली 2900 प्लस के आसपास 2910 या 2920 एग्जैक्टली मुझको याद नहीं है, बट मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया था। बट मैनेजमेंट का कहना है जो वेज हाइक्स हुए हैं वो फ्रंट लोड हुए हैं, जिसके कारण जो Q1 की जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स रहे हैं वो डिक्लाइन हुए हैं। एंड मैनेजमेंट की लॉन्ग टर्म गाइडेंस अभी भी 40-40 की रहती है, दैट मीन्स 40% ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ अलॉन्ग विद 40% मार्जिन्स। तो 40% ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ का टारगेट रहा है, एंड मैनेजमेंट कहीं ना कहीं ऑपरेटिंग प्रॉफिट में वो अचीव कर रही है ईयर ऑन ईयर। यहाँ पे भी अगर कंसिडर करते हैं तो 44 करोड़ से 66 करोड़ लेकर गई है, तो ऑलमोस्ट 50% का जंप यहाँ पे भी देखने को मिला है ऑपरेटिंग प्रॉफिट में डिस्पाइट द डिप इन ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन सीक्वेंशियली। एंड मैनेजमेंट का कहना है कि जो मोस्ट ऑफ द प्रॉफिट है वो कैश में कन्वर्ट होता है, कैपेक्स या ऑपरेटिंग इन्वेस्टमेंट की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। कैश रिच बिजनेस है, सारा का सारा प्रॉफिट कैश में कन्वर्ट होता है, तो अच्छा खासा कैश होल्ड करती है मैनेजमेंट। एंड नेक्स्ट 4 to 5 ईयर्स के लिए मैनेजमेंट का टारगेट है 1000 करोड़ प्रॉफिट का। अगर FY26 का प्रॉफिट देखें तो ऑलमोस्ट 244 करोड़ यानी 250 करोड़ के आसपास अगर कंसिडर करते हैं तो नेक्स्ट 4 to 5 ईयर्स में मैनेजमेंट का कहना है कि प्रॉफिट 1000 करोड़ पहुंच जाएगा, यानी 4 टाइम्स। तो ओवरऑल लॉन्ग टर्म के लिए अभी भी अट्रैक्टिव लगता है, क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे स्केल बड़ा होगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट लेवरेज या ऑपरेटिंग लेवरेज फर्दर एडवांटेज मिल सकता है कार्ट्रेड को। एट द सेम टाइम ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, ज़्यादा कैपेक्स नहीं है, जितना भी कैश जनरेट करता है मैनेजमेंट वो या तो न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मैनेजमेंट सीख कर सकता है या फिर शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकता है आने वाले टाइम में। एंड जो एसेट लाइट बिजनेस होते हैं रेगुलरली कैश जनरेट करते हैं वो वैसे अट्रैक्टिव लगते हैं। इवन दो शॉर्ट टर्म को अगर देखा जाए तो हल्का फुल्का हिकअप जरूर आया है, क्योंकि रिजल्ट्स कहीं ना कहीं जो एक्सपेक्टेशन से उससे थोड़े से ख़राब जरूर रहे हैं। एंड अभी ये इस लेवल के आसपास 2800 लेवल के आसपास कंसोलिडेट कर रहा है। रिजल्ट्स के बाद भी बहुत ज़्यादा फॉल आया नहीं है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जल्दी ही ये फिर से राइज करेगा। उसके बाद आते हैं नंबर 8 स्टॉक पे, वो है सेनोरेस फार्मा। इसके रिजल्ट्स जैसा एक्सपेक्टेड था सुपर्ब रहे। ईयर ऑन ईयर अगर कंसिडर करें तो 30% का ग्रोथ देखने को मिला। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स भी 30% के आसपास ही रहे। नेट प्रॉफिट भी अगर देखें तो 21 करोड़ से 30 करोड़ हो गया है। हाँ, सीक्वेंशली प्रॉफिट थोड़ा सा डिक्लाइन जरूर हुआ है 37 करोड़ से 30 करोड़, क्योंकि जो अदर इनकम थी Q4 में वो Q1 FY27 में नहीं थी, क्योंकि मैनेजमेंट का कहना है अराउंड 14 to 17 करोड़ का जो फॉरेक्स गेन था वो Q4 में रहा था, इसलिए वो सस्टेनेबल नहीं था। इसी वजह से प्रॉफिट सिक्वेंशली डिक्लाइन हुआ है, नहीं तो सिक्वेंशली भी इंक्रीज देखने को मिलता। एंड सेनोरेस मैनेजमेंट का कहना है अगेन जो रेवेन्यू गाइडेंस है वो सेम रहती है 30 to 40% FY27 के लिए, बट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की जो गाइडेंस है वो 50 to 60% ग्रोथ की रहती है। एंड 3 to 4 ईयर का टारगेट है मैनेजमेंट का अराउंड 2500 करोड़ to 3000 करोड़ रेवेन्यूज़ का। FY26 का अगर कंसिडर करते हैं तो 633 करोड़ की रेवेन्यूज़ रही थी, यानी इन नेक्स्ट 3 to 4 ईयर्स मैनेजमेंट रेवेन्यूज़ को 3 to 4 टाइम्स करने की बात कर रही है। एंड जो एंडा पोर्टफोलियो है, एंडा बेसिकली एब्रीविएटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन होती है, जो बेसिकली हम लोग को US में जो US FDA है उसे अप्रूवल चाहिए होता है जेनेरिक ड्रग लॉन्च करने से पहले फॉर अ वेरी सक्सेसफुल जो ओरिजिनल कोई ड्रग है उसका
जेनेरिक ड्रग के लिए एंडा पोर्टफोलियो होता है, एंडा एप्लीकेशन होती है जो मैनेजमेंट ने 3258 हो गई है। लास्ट ईयर जून 25 में 30 थी, अभी जून 26 में वो 58 हो चुकी है। एंड जो एंडा पोर्टफोलियो है यानी 58 जेनेरिक ड्रग्स का अप्रूवल है मैनेजमेंट के पास, लेकिन सिर्फ 23 ही कमर्शियलाइज हुई है, यानी 35 अप्रूव हो चुकी है, बट मैनेजमेंट ने अभी तक न्यू ड्रग लॉन्च नहीं किया है। जैसे जैसे लॉन्च करेंगे ऑब्वियसली ग्रोथ सस्टेन कर पाएगी, एंड यही वजह है मैनेजमेंट इतनी ऑप्टिमिस्टिक है कि ग्रोथ इतना सुपर्ब होगा। एंड इसी वजह से मार्केट्स भी कहीं ना कहीं सेनोरेस को कॉन्स्टेंटली रिवॉर्ड कर रहा है। एंड यहाँ पे थोड़ा सा डिप जरूर आया था, बट ट्रेंड लाइन के आसपास इसने सपोर्ट लिया, एंड अब ये ऑल टाइम हाई के आसपास बैठा है, 1478 या 1480 के आसपास है। जस्ट इन केस ट्रेंड लाइन के आसपास आता है 1420 के आसपास, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो एक्सट्रीमली फेवरेबल हो जाएगा, या फिर 9 EM में 1440 के आसपास भी आप इसको कंसिडर कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। उसके बाद जो नंबर 9 स्टॉक है वो है सुप्रिया लाइफ साइंस। सुप्रिया लाइफ साइंस ने कहीं ना कहीं एक्सट्रीमली डिसअपॉइंट भी किया है, इसमें कोई डाउट्स नहीं है। इवन दो सेल्स ग्रोथ 30% का आया ईयर ऑन ईयर, बट सिक्वेंशली अच्छा खासा डिप देखने को मिला, 277 करोड़ से 190 करोड़। थोड़ा बहुत सीजनल इम्पैक्ट जरूर होता है, बट इतना ज़्यादा सिक्वेंशियल डिप कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड नहीं था। बट उससे भी ज़्यादा जो कहीं ना कहीं नेगेटिव रहा वो ये कि जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो 35% से 25% हो गया है, यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी अच्छा खासा डिप आया। एट द सेम टाइम वो न्यूज़ अपने वो नार्कोटिक्स को लेकर जो न्यूज़ आई थी जिसमें इनके मार्केटिंग मैनेजर को जुडिशियल कस्टडी में रखा गया है, वो अभी भी कस्टडी में है। मैनेजमेंट का कहना है वो एक ह्यूमन ओवरसाइट थी, जो हर एक एक्सपोर्ट ऑर्डर के लिए एक एक्सपोर्ट ऑथराइजेशन लेटर होता है वो कहीं ना कहीं एक्सपायर हो गया था, यानी ह्यूमन ओवरसाइट की वजह से वो कहीं ना कहीं गलती हुई, वो फिर से रिपीट नहीं होगी, बट वो अभी भी जुडिशियल कस्टडी में है। एट द सेम टाइम मैनेजमेंट का जो एक्सप्लेनेशन है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स को लेकर जो डिप हुए हैं वो ये मैनेजमेंट का कहना है कि मानसून्स डिले होने की वजह से वाटर शॉर्टेज हुई, जिसके कारण 35 करोड़ की जो रेवेन्यूज़ है वो प्रोड्यूस एंड सेल नहीं हो पाई, यानी प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस एंड सेल नहीं हो पाए। एट द सेम टाइम जो सोलर पावर पॉलिसी थी महाराष्ट्र गवर्नमेंट की, उसके कारण जो रेट्रोस्पेक्टिव पावर कॉस्ट है वो लगाया गया, जिसके कारण कॉस्ट इंक्रीज हुए एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिक्लाइन हुआ। बट मैनेजमेंट का कहना है कि जो रेवेन्यू गाइडेंस है 20% ही रहती है, एंड नेक्स्ट 3 क्वार्टर्स में मैनेजमेंट फिर से 35% पे पहुंच जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट में। तो एज ऑफ नाउ मैं इसको लॉस में होल्ड कर रहा हूँ सुप्रिया लाइफ साइंस को, बट लॉन्ग टर्म के लिए अभी भी मैं पॉजिटिव हूँ। एंड मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जो Q2 है वो अच्छा रहेगा, एंड फिर से इसको मार्केट्स रिवॉर्ड करने लगेगा। तो अभी वेट एंड वॉच की स्ट्रैटेजी है, मैंने इसको लॉस में सेल नहीं किया है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है Q2 तक थिंग्स नॉर्मलाइज हो जाएंगी। एंड अगर अपने फ्राइडे को इसका प्राइस एक्शन देख रहे हैं रिजल्ट्स के बाद, तो ऑलमोस्ट अच्छा खासा डिप हुआ, बट जो क्लोज हुआ है वो 2 to 3% के बीच में ही क्लोज हुआ है, यानी ड्यूरिंग द डे थोड़ा सा रिकवरी जरूर आई है। इसका मतलब ये है मोस्ट ऑफ द नेगेटिव न्यूज़ ऑलरेडी प्राइस में है, तो इस प्राइस पे सेल करना नहीं बनता है। एंड फाइनली कर्नेक्स के रिजल्ट्स की तो जितनी बात करें उतनी कम है। आई मीन रिजल्ट सुपर्ब रहे हैं, कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड था, रील्स में वीडियोज़ में मैंने कवर कर चुका है। एंड जो 56 करोड़ रेवेन्यूज़ थी वो ऑलमोस्ट 504 करोड़ की हो गई है, 800% का जंप देखने को मिला है। एंड प्रॉफिट्स भी 7 करोड़ से 110 करोड़ हो गए हैं। फिनोमिनल एग्जीक्यूशन रहा है, ऑर्डर बुक अभी भी 3600 करोड़ की है, तो लेकिन प्रॉब्लम ये हो रही है कहीं ना कहीं मार्केट्स इसको रिवॉर्ड नहीं कर रहा। इनफैक्ट प्रॉफिट बुकिंग आई है अच्छी खासी, फ्राइडे को भी अच्छा खासा डिप देखने को मिला है कर्नेक्स में, ऑलमोस्ट ये अपने सपोर्ट के आसपास आ गया है, विच इज़ अराउंड 2000। अच्छा खासा डिप देखने को मिला है। कहीं ना कहीं मार्केट्स कंसर्न है कि कवच के बाद क्या, कवच के बाद, क्योंकि कंपनी कहीं ना कहीं इतनी स्पीड से एग्जीक्यूट कर रही है विद इन ईयर और 2, यानी 1-2 साल के अंदर जितने भी ऑर्डर्स हैं वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे। उसके बाद कंसर्न्स ये हैं क्या ऑर्डर्स उतनी ही स्पीड से मैनेजमेंट को मिल सकते हैं, कंपनी को मिल सकते हैं, कि 1-2 साल के बाद भी रेवेन्यू ग्रोथ विजिबिलिटी रहेगी, जैसा कहीं ना कहीं HBL इंजीनियरिंग के साथ हुआ, क्या वो कनेक्स के साथ भी होगा। तो इसलिए मार्केट्स कहीं ना कहीं नेगेटिवली रिएक्ट किया। ओवरऑल प्राइस भी काफ़ी इंक्रीज हो चुके थे, प्रॉफिट बुकिंग और ज़्यादा आई, बट मुझे ऐसा पर्सनली लगता है न्यू ऑर्डर्स मिलेंगे, क्योंकि कवच की अभी भी स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी है, इवन दो और कंपनीज़ हैं जो इस सेक्टर में उतर रही हैं जिनको अप्रूवल मिल रहा है, बट स्टिल अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है। इनका नेक्स्ट तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज भी है। एट द सेम टाइम मैनेजमेंट कहीं ना कहीं रिलेटेड एरियाज़ में भी डेफिनेटली एंटर कर सकती है, जिससे रेवेन्यू जो ग्रोथ है वो सस्टेनेबल हो सकता है। तो ऑब्वियसली वेट एंड वॉच करना पड़ेगा ये देखने के लिए कि न्यू ऑर्डर्स मिल रहे हैं या नहीं, या फिर मैनेजमेंट
न्यूअर एरियाज़ में उतर रही है या नहीं। फॉर एग्जांपल ट्रेन मेंटेनेंस सिस्टम, जिसके कारण जो ट्रेन लेट होती हैं वो कम हो सके, जो ट्रैक एफिशिएंसी है यानी एक ट्रैक पे ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेन रन कर सके, एफिशिएंसी इंक्रीज़ कर सकें, उसमें मे बी मैनेजमेंट टारगेट कर सकती है। इंटर रिलेटेड जो इंटरनेट ट्रेन्स पे उसको उस एरिया में टारगेट कर सकती है। तो लॉन्ग टर्म मुझे लगता है अभी भी मैनेजमेंट ग्रो कर पाएगी। तो मार्केट्स कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा पैनिक कर रहा है, बहुत ज़्यादा सोच रहा है, तो वेट एंड वॉच कर सकते हैं स्टॉक में। तो चलिए वीडियो यहीं एंड करते हैं। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।